नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मेला आंचल उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, तो आप सब वीडियो को अंत तक देखिए। होप कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको काफ़ी मेला आंचल से संबंधित बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह मिल जाएगा इसमें, और होप कि ये काफ़ी लाभदायक होगा। आप सब बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन शीघ्र ही आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेला आंचल, इसको पढ़ने से पहले जैसे कि मालूम है, मेला आंचल का लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, तो उनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए देखिए, पहला लाइन में है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फॉरबिसगंज के पास ओराही हिंगना गांव में हुआ था। आपको कहीं कहीं पूर्णिया जिला भी मिल जाएगा, लेकिन अब है जो पूर्णिया और अररिया अलग हो गया है। उनके पिता का नाम शीलानाथ और माता का नाम पानो देवी था। उनकी आरंभिक शिक्षा है जो पहले अररिया फिर फॉरबिसगंज में हुई। मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें आगे की शिक्षा के लिए बनारस भेजा गया, लेकिन वहां अधिक समय टिक नहीं सके और बिहार लौट आए। उन्होंने भागलपुर के एक कॉलेज में दाखिला लिया और सक्रिय राजनीति में संलग्न होने लगी। यहीं वह समाजवादी आंदोलन के प्रभाव में भी आए। 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने खुलकर भाग लिया था और इस कारण जेल भी गए। इनका जन्म स्थान भारत नेपाल सीमा के निकट था, इस कारण उनकी स्वाभाविक रुचि नेपाल की सशस्त्र क्रांति में भी रही। 1950 में जब नेपाल की एकतंत्रीय राजशाही के विरुद्ध संघर्ष छिड़ा तो एक क्रांतिकारी के रूप में वह भी विद्रोही सेना के साथ रहे। वह विद्रोहियों द्वारा परिचालित नेपाल रेडियो के प्रथम डायरेक्टर जनरल भी बने। वह लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे थे। उनके व्यक्तित्व का विकास एक सजग नागरिक और देशभक्त के साथ ही एक सृजनात्मक लेखक के रूप में होने लगा था। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि 1970 ईस्वी में मेला आंचल उपन्यास हेतु फणीश्वर नाथ रेणु जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फणीश्वर नाथ रेणु जी की मृत्यु है जो 11 अप्रैल 1977 को पटना में हुई थी। सतीनाथ भादुड़ी बांग्ला उपन्यासकार था को फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। श्री फणीश्वर नाथ रेणु अप्रतिम गद्य शिल्पी के रूप में विख्यात हैं। अब इनके जो कहानियाँ को देख लेते हैं, इन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ लिखे। सबसे पहले मारे गए गुलफाम यानी तीसरी कसम पर इसी नाम से राज कपूर और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिका में प्रसिद्ध फिल्म बनी, जिसे बासु भट्टाचार्य ने निर्देशित किया और सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र इसके निर्माता थे। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। आगे है एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ठेस, सनोदिया, ठुमरी, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, और एक और प्रसिद्ध इसका जो कहानी पढ़ते हैं पहलवान की ढोलक। नेपाली क्रांति कथा ये रिपोर्टाज लिखे हैं। रेणु रचनावली 5 खंडों में लिखा गया है। अब इनके द्वारा लिखे गए संस्मरण को देख लेते हैं। संस्मरण में है रिंजल धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। अब इनके द्वारा रचित उपन्यास को देख लेते हैं रेणु जी द्वारा। पहला मेला आंचल जो 1954 में, प्रतिपरिकथा 1957, दृक्तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, कलंक मुक्ति 1972, पलटू बाबू रोड 1979 मृत्यु पश्चात प्रकाशित हुआ था।
राम रतन राय 1971 में लिखना शुरू किए थे, लेकिन वो अपूर्ण उपन्यास है। डॉक्टर नागेंद्र जी ने सिर्फ फणीश्वर नाथ रेणु जी को ही आंचलिक उपन्यासकार मानते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के आरंभकर्ता माने जाते हैं। हिंदी में उपन्यास के संदर्भ में आंचलिक शब्द का प्रथम प्रयोग रेणु ने अपने उपन्यास मेला आंचल की भूमिका में किया। यह जो आंचलिक शब्द मतलब क्या होता है, आंचलिक उपन्यास क्या है, उसके संदर्भ में देखिए, जिस उपन्यास में किसी क्षेत्र विशेष के समाज और जीवन का चित्रण उसी क्षेत्र की भाषा में ज्यों का त्यों हो, उसे क्षेत्रीय उपन्यास या आंचलिक उपन्यास कहते हैं। ये है जो डॉक्टर भगत सिंह लिखे हैं। आंचलिक उपन्यास का अर्थ क्या है इसके संदर्भ में आगे देखते हैं। मेला आंचल उपन्यास पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव को कथा का केंद्र बनाया गया है। मेला आंचल का कथाकाल 1945 से 1948 ईस्वी के बीच का है। मेला आंचल उपन्यास आज़ाद भारत के ग्रामीण अंचलों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक यथार्थ का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करता है। इस आंचलिक उपन्यास का नायक कोई पात्र न होकर अंचल विशेष है, अर्थात मैरीगंज गांव। तो यहाँ से वे जितने भी पॉइंट बता रहे हैं, एक एक पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सब बारीकी से देखिए एक एक पॉइंट को, होप के इससे प्रश्न बाहर नहीं आएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आगे हम MCQ बताए हैं मेला आंचल से संबंधित। अभी इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज बता दे रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, आगे लिखा है कि इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मैरीगंज अंचल 1945 से 48 के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन को केंद्र में रखकर रचित है। इस गांव का मैरीगंज नाम नील की खेती करने वाले मार्टिन साहिब की मैम मैरी के नाम पर पड़ा। मार्टिन साहब की मैम मैरी कलकत्ता में रहती थी। मैरीगंज गांव आने के एक हफ्ते बाद ही उसे मलेरिया हो गया। पूरा गांव घोर गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास एवं बीमारी का शिकार है। मार्टिन साहब की मैम पर्याप्त चिकित्सा सुविधा न होने के कारण ज्वर से तड़पकर मर जाती है तथा मार्टिन साहब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का अनवरत प्रयास करते हैं, परंतु सफल नहीं हो पाते हैं। अंत में मार्टिन साहब भी पागल होकर मर जाते हैं। आगे लिखता है कि मेला आंचल उपन्यास में एक भी पात्र ऐसा नहीं है जिसे उपन्यास का केंद्रीय पात्र माना जा सके और उपन्यास के नायक का दर्जा दिया जा सके। उपन्यास के डॉक्टर प्रशांत बालदेव, कालीचरण, लक्ष्मी, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जैसे कुछ पात्रों को महत्वपूर्ण पात्रों में गिना जा सकता है, पर ये उपन्यास के नायक नहीं हो सकते। उक्त कोई भी पात्र ऐसा नहीं जिसके इर्द गिर्द उपन्यासकार ने कथानक का ताना बाना बुना हो। यह सौभाग्य उपन्यासकार ने पूर्णिया जिले के अति पिछड़े गांव मैरीगंज को दिया है। मैरीगंज ही इस आंचलिक उपन्यास का नायक बोल सकते हैं। इस उपन्यास में जो पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 256 पात्र है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पात्र को हम यहाँ नीचे दिखाए हैं, देख लीजिए। इसमें कौन कौन सा है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, ठाकुर रामकृपाल सिंह, खिलावन सिंह यादव, डॉक्टर प्रशांत, कालीचरण बालदेव, बावन दास जिसको बावन दास भी कहते हैं, महंत सेवादास, महंत रामदास, चरित्र क्रमकार सुमरित दास, ज्योतखी काका, कमली, लक्ष्मी, ममता, फुलिया, रामपियरिया, मंगला जो चरखा सेंटर की मास्टरनी रहती है, प्यारू जो डॉक्टर प्रशांत का सहायक है, वासुदेव, तहसीलदार हरगोरी, लरसिंह दास, रामकिशन बाबू कांग्रेस कार्यकर्ता है, मार्टिन, पार्वती मौसी विधवा नारी है, गांव की स्त्रियां इसे डायन समझती है, और सोमा जट खूंखार व्यक्ति रहता है। अब इसमें से कुछ प्रमुख पात्र है जिसके बारे में बारीकी से जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आने उसके विशेषता के बारे में वहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए कुछ प्रमुख पात्र को हम यहाँ
थोड़ा विस्तार में बताया हूँ, इसे देखिए, नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। इससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो इसमें से कुछ प्रमुख पात्र को देखते हैं। सबसे पहले राम कृपाल सिंह, जो राजपूतों का मुखिया है, राजपूत टोला जो रहता है उसका मुखिया। ये 300 बीघे ज़मीन के मालिक रहते हैं। तहसीलदार हरगोरी के पिता, इनका भी अपना मजदूर टोला है, ततमा और पासवान टोला। इनके दादा महारानी चंपावती के एस्टेट के सिपाही थे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें रहता है, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद। ये कायस्थों का मुखिया है, यानी कायस्थ टोला का ये जो प्रमुख है। कायस्थ टोली को गांव के अन्य जाति के लोग मालिक टोला कहते हैं एवं राजपूत टोली के लोग केत टोली कहता है। तहसीलदार ने अपनी तिकड़म चालाकी और बेईमानी से मेरीगंज के 1000 बीघे ज़मीन पर अकेले कब्जा जमा रखा है, यानी ये 1000 बीघे ज़मीन का मालिक है। ये राजा प्रबंगा के तहसीलदार हैं। तहसीलदारी इनके खानदान में 3 पुश्तों से चली आ रही है। मेरीगंज का सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। रेणु ने अंत में इनका हृदय परिवर्तन करा दिया है। कमली जो विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री है, उसके पुत्र जन्म के बाद विश्वनाथ प्रसाद का हृदय परिवर्तित हो जाता है। वे गांव के प्रत्येक परिवार को 5 बीघे की दर से ज़मीन लौटा देते हैं और संथाल टोले के लोगों को भी, जिन्हें अब तक वे बाहरी साबित करते आए थे, उन्हें भी ज़मीन देते हैं और इस प्रकार 100 बीघे ज़मीन को वे किसानों में बंटवा देते हैं। जमींदारी प्रथा का ये प्रतीक है। बाद में कांग्रेस पार्टी से जुड़ जाते हैं। तो ये थे विश्वनाथ प्रसाद जी के बारे में। अब देखते हैं राम खिलावन यादव। ये आदव टोला का मुखिया है, समृद्ध किसान है, 150 बीघे का जोत है, यानी 150 बीघे ज़मीन का ये मालिक है। अगला मार्टिन और इसकी मैम रहती है मेरी। अगला है कमला। देखिए, इस उपन्यास में जो सबसे स्त्री में सबसे महत्वपूर्ण पात्र है वो लक्ष्मी रहती है और कमला। लक्ष्मी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण वो कमला, यानी इसी को भी कमली भी कहते हैं। ये तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी है, जो इस अंधविश्वास का शिकार हो जाती है कि लड़की अपशकुनी है, इसके पैर अच्छे नहीं है या मनहूस है। जहाँ भी इसका विवाह तय होता है वहाँ कोई ना कोई अनिष्ट हो जाता है। कमली इन सारी बातों से दुखी है और अंत में वह डॉक्टर प्रशांत से मिलकर अपनी परेशानी भूलने लगती है और उससे प्रेम करने लगती है। विवाह पूर्व गर्भवती हो जाने के बाद भी डॉक्टर प्रशांत के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखती है और बाद में है जो शादी कर लेती है और अपना भी लेते हैं। आगे देखते हैं बावन दास। ये गांधी जी का प्रतिरूप है। सोशलिस्ट पार्टी से संबंध। ये जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मेरीगंज आते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि कांग्रेस अपने मूल्यों और आदर्शों से भटक गई है। स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान समाज सेवकों के खिलाफ काम करने वाले आज कांग्रेस के बड़े अधिकारी बने हुए हैं। जुआ कंपनी चलाने वाले नेपाली गांजे और लड़कियों का धंधा करने वाला दुलारचंद कठा थाना कांग्रेस का सेक्रेटरी बना हुआ है। इसलिए वे अनुभव करते हैं कि भारत माता बेजार रो रही है। मेरीगंज पहुंचकर वे कचहरी में चल रही रिश्वतखोरी और किसानों की दुर्दशा देखकर दुखी होते हैं। वहीं बावन दास मेरीगंज में पहले तो संथालों के भूमि संघर्ष में उसके साथ रहते हैं, लेकिन फिर तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की चालाकी का शिकार बनकर उन पर होने वाले अत्याचारों का मुख्य दृष्टा बन जाते हैं। गांधीवादी सिद्धांतों और आदर्श की झलक बावन दास में देखने को मिलती है। नित्यानंद तिवारी को बावन दास जैसा चरित्र कुछ प्रसंगों में होरी के निकट लगता है। आगे देखते हैं लक्ष्मी दासिन, जिसको दिखाया गया मेला आंचल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। इस संसार में इनका कोई भी नहीं है। उनके पिता की मृत्यु भी हो चुकी है। महंत सेवादास ने अपने बेटी की तरफ पालने का वचन दिया था, लेकिन उसी सेवादास ने उसे अपनी काम वासना का शिकार बनाया।
एक प्रत्यक्षदर्शी पात्र के शब्दों में, कहाँ वह बच्ची और कहाँ 50 वर्ष का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। सुबह में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुँह देखने लगती थी, ठीक गाय की बाछी की तरह जिसकी माँ मर गई हो। अगला डॉक्टर प्रशांत। एक कमली के प्रेमी है, गरीबों की हितैषी, मलेरिया का डॉक्टर। पटना कॉलेज में MBBS की डिग्री प्राप्त करते हैं और विदेश में नौकरी का अवसर ठुकराकर किसी गांव में रहकर मलेरिया और कालाजार पर शोध करना चाहते हैं। इसलिए वे मेरीगंज पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे शोध करने के साथ साथ उस गांव के लोगों से घुल मिल जाते हैं। वे ऐसे डॉक्टर नहीं हैं जो गरीबों को लूटते हैं, वे तो मेरीगंज और उसके आसपास के गांव में हैजा फैलने पर दिन रात एक करके रोगियों की बिना फीस लिए सेवा करते रहते हैं, कुओं में दवा डलवाते हैं। इसी क्रम में उन्हें गरीब मजदूर किसानों की ज़िंदगी के असली संघर्ष का पता चलता है। इन्हें कम्युनिस्ट होने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया जाता है अंत में। अगला डॉक्टर ममता कालीचरण। कालीचरण के बारे में देखिए। कालीचरण पूरे उपन्यास में एक उत्साही पात्र के रूप में सामने आते हैं। पढ़ा लिखा ना होने पर वे अंधविश्वासी नहीं है। पूरा गांव गणेश की नानी को डायन समझता है, पर वे ऐसा नहीं मानते। वे एक उत्साही वीर युवक है, लेकिन उनमें दूरदर्शिता का अभाव है। उपन्यास का सर्वाधिक साहसी एवं कर्मठ व्यक्ति मंगला इसे अच्छी लगती है। शुरू में कालीचरण कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहता है, बाद में सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बन जाता है और इस दल के कार्यकर्ता के रूप में आजीवन निष्ठापूर्वक कार्य करता है। और ये मेरीगंज के मछली मारने वालों का सरदार भी रहता है। आगे देखते हैं बालदेव। लक्ष्मी से प्रेम करता है। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कई बार जेल की हवा खाई है। वे गांधी जी के अहिंसा, अनशन, सहिष्णुता और आत्मनियंत्रण के रास्ते पर चलते हैं और हिंसा के घोर विरोधी हैं। वे गांव के अस्पताल निर्माण के समय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता है। इसके माँ बाप की मृत्यु बचपन में ही हो जाता है। गांव के लोग इन्हें टुरवा यानी अनाथ कहते हैं। बचपन में माँ के मरने के बाद ये आजोधी भगत की भैंस चराता है। प्यारू है डॉक्टर प्रशांत का सहायक। मंगला चरखा सेंटर की शिक्षिका। राम पियरिया रहती है, फुलिया रहती है, पार्वती मौसी। आगे देखिए लिखा है कि इस उपन्यास में कबीर मठ है, जिसके प्रमुख पात्र महंत सेवादास है। वे मेरीगंज इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते हैं। सेवादास उनकी मृत्यु के बाद नए महंत रामदास और महंती के दावेदार नरसिंह दास सबके सब एक जैसे पात्र हैं। इन पात्रों के सहारे रेणु ने मठों में होने वाले अत्याचार, शोषण का खुलकर वर्णन किया है। इनके पोंगापंथी का एक एक रेशा खोलकर रेणु ने पाठकों के समक्ष रख दिया है। इसी मठ पर एक नागा साधु आता है जो औरों की तरह ही चरित्रहीन है। यह लक्ष्मी को अश्लील अश्लील गालियाँ देता है। एक दिन तो वह साधु रात में चुपचाप खाली पैर लक्ष्मी के कोठरी में प्रवेश करने की भी कोशिश करता है। आगे है ज्योतकी, खलासी, फुलिया, फुलिया की माँ, राम प्यारी, चिचाई की माँ, रामजू की माँ, मेला आंचल के ये सभी पात्र पिछड़े गांवों की जहालत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और चरित्रहीनता के प्रतीक पात्र हैं। ज्योतकी, जिसे ज्योतिष शास्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं, लेकिन वे गांव वालों पर अपने ज्ञानी होने का रोब झाड़ते रहते हैं। वे पार्वती की माँ को डायन घोषित करा देते हैं। एक बार पंचायत में वे प्रस्ताव रखते हैं कि इसे मेला घोलकर पिलाया जाए। हैजा आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार सभी को वे ग्रहों का दोष मानते हैं। इसी तरह खलासी को पूरा गांव भूत प्रेत की विद्या में निपुण मानता है। उनकी मिथ्याचार की हद यहाँ तक है कि गांव में मुकदमेबाजी के फलस्वरूप फैली तबाही को बनरभूता अर्थात बंदर के भूत का परिणाम घोषित करते हैं। तो ये थे इनके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं मेला आंचल से संबंधित MCQ प्रश्न। इसमें लगभग 140 प्रश्न को बता रहा हूँ। एक एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जो भी नया लगे उसे नोट करते जाइए। चलिए देखते हैं एमसीक्यू प्रश्न। लिखा है कि महिला आंचल हिंदी में गोदान के बाद दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है जो नलिन विलोचन शर्मा जी का है। दूसरा प्रश्न, महिला आंचल प्रेमचंद के बाद ग्रामीण जीवन को उसकी समग्रता में चित्रित करने वाला एक सशक्त उपन्यास है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है जो रामचंद्र तिवारी जी का है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा, महिला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये पूर्णिया जिला है जो बिहार का है और यहीं पर आती है मेरीगंज गांव उसी का। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है। तो इसमें आंचलिक उपन्यास महिला आंचल ही है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। पूछा, महिला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? तो ये पूर्णिया जिला के मेरीगंज का, यानी बी। आगे, निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें जो आंचलिक लोकजीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण किया जाता है, आंचलिक जनजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग होना जरूरी है, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, ये है जो इसका विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन ए है सही उत्तर। आगे देखते हैं। लिखा है कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। महिला आंचल उपन्यास के विषय में यह किसने कहा? तो ये खुद उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने कही हैं। अगला, महिला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? तो सांप्रदायिक विद्वेष का। इसमें जातिवाद, प्रेम संबंध, पूर्णिया की प्रकृति सबका चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। इसमें पूछा है, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु है। महिला आंचल में यह वाक्य किसका है? तो ये वाक्य है जो डॉक्टर प्रशांत का है। अगला प्रश्न, महिला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? तो ये आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। पूछा है, किसने किससे कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा यही इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूंगा। तो ये है जो डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहता है। अगला प्रश्न है, महिला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? तो महिला आंचल में ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी को। अगला प्रश्न देखेंगे, महिला आंचल की भाषा से हिंदी समृद्ध हुई है। रेणु ने कुशलता से ऐसी शैली का प्रयोग किया है जिसमें आंचलिक भाषा तत्व परिनिष्ठता भाषा में घुल मिल जाते हैं। कोई कारण नहीं था कि वे अपनी शैली के संबंध में आत्मविश्वास का परिचय सा देते हुए प्रत्येक अध्याय के बाद पाद टिप्पणियों के रूप में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों के परिनिष्ठित रूप भी प्रस्तुत करते। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जो नलिन विलोचन शर्मा जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें पूछा है कि 52 ने 2 आज़ाद देशों के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। यह कथन किसका है? तो ये कथन उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। अगला प्रश्न, महिला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? तो मलेरिया और कालाजार के संबंध में। अगला प्रश्न देखेंगे, महिला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? तो प्रेमिका का संबंध है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने महिला आंचल उपन्यास को आज़ादी के बाद के भारतीय जीवन का सबसे कलात्मक और यथार्थवादी महाकाव्य माना है? तो शिवदान सिंह चौहान ने।
यानी ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। पूछा मेला आंचल उपन्यास के संदर्भ में किसने लिखा है कि सारे पात्र इतने जीवंत है कि लगता है कि रेणु ने उपन्यास न रचकर चतुर्दिक से सिनेमा के दर्जनों कैमरे मेरीगंज पर लगा दिए हों, जिसमें एक साथ ही गांव का पूरे परिदृश्य दिख रहा हो। तो ये कथन है जो शिवदान सिंह चौहान जी का ही है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न, रेणु जी का बहुचर्चित उपन्यास मेला आंचल किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो सबको पता है 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर। पूछा रेणु जी ने मेला आंचल पाठ में किसके माध्यम से सोशलिस्ट राजनीति के 3 पक्षों का चित्रण किया है? तो बालदेव, चिन्नगसाई, बावनदास, ये तीनों रहता है। अगला प्रश्न, मेला आंचल उपन्यास का कथानक कहाँ तक फैला है? तो आज़ादी के कुछ पहले से कुछ बाद तक। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर। इसमें पूछा मेला आंचल उपन्यास में सिर्फ मैथिली के कितने गीत रखे गए हैं? तो सही उत्तर 24-25। अगला प्रश्न, मेला आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि मेरीगंज में किसके सहयोग से चरखा सेंटर खुला? तो सही उत्तर ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। रेणु जी के मेला आंचल उपन्यास में किस त्यौहार से संबंधित गीत है? तो इसमें होली से संबंधित गीत है, यानी ऑप्शन बी। मेला आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि गांव में कौन से प्रमुख दल है? तो इसमें कायस्थ और यादव, राजपूत, ये तीनों दल रहता है। अब आगे 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा मेला आंचल उपन्यास का कथानक कितने खंडों में विभक्त है? तो ये 2 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न, मेला आंचल पाठ में राजपूत टोली के मुखिया ठाकुर राम कृपाल कितने बीघे के जमींदार हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 300 बीघे का। अगला प्रश्न देखेंगे कि मेला आंचल पाठ में लेखक के अनुसार ग्रामीण कौन से रोग से ग्रस्त हैं? तो ये तीनों रोग हो जाएगा, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, उपयुक्त तीनों। मेला आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि कांग्रेस के सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो सही उत्तर बाबू राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे 31। मेला आंचल पाठ के आधार पर फणीश्वर नाथ रेणु ने सुदूर और अत्यंत पिछड़े हुए अंचल को संपूर्णता में प्रस्तुत करने के लिए शिल्प और रिक्त स्थान का इस्तेमाल किया है। तो सही उत्तर भाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेला आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि गांधीवाद के सैद्धांतिक रूप का प्रतिनिधि कौन है? तो सही उत्तर बावनदास। और बता दें कि जिन्हें भी JSSC CGL से संबंधित हिंदी पेपर 2 का पूरे टॉपिक का नोट्स यानी PDF, वीडियो और सारे टॉपिक का क्विज प्लस में 20 फुल लेंथ टेस्ट का हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर उसे किन्हीं को जुड़ना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर 9507779621 पे कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सारे टॉपिक का PDF प्रोवाइड करा रहे हैं और उसका साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे क्विज भी करा दे रहे हैं और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट 20 फुल लेंथ टेस्ट करा रहे हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेला आंचल पाठ के आधार पर खलासी जी अपने प्रेम की व्यथा की कथा किसकी सहायता से प्रकट करते हैं? तो सही उत्तर सारंग सदाब्रज। अगला प्रश्न है, मेला आंचल में नई चीज है लोक संस्कृति का वर्णन। लोक गीतों, लोक नृत्यों के वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्र अंकित किया है। किसका कथन है? तो ये नामवर सिंह जी का कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर। इसमें पूछा मेला आंचल उपन्यास में संथाल
टोली में बजने वाला मादल किसकी प्रेरणा देता है? तो ये संघर्ष का प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मेला आंचल में यह कथन किसका है? तो ये कथन है महंत सेवादास का। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है मेरीगंज गांव में 1942 के किस जन आंदोलन की लहर नहीं पहुंची थी? तो इसका सही उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, उपन्यास मेला आंचल में आदव टोला के लोगों ने चोरी की खबर सुनकर किसे गिरफ्तार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर बालदेव को। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर, पूछा बालदेव लोगों से मिलने पर हमेशा किस शब्द का प्रयोग करता था? तो ये है जो जय हिंद शब्द का प्रयोग करता था। अगला प्रश्न है उपन्यास मेला आंचल में किस पात्र को निरक्षरता पर ग्लानि महसूस हुई है? तो इसका सही उत्तर रामकृपाल सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे 41 नंबर, पूछा मेरीगंज गांव के किस सेंटर के खुलने की बात कही गई है? तो मलेरिया सेंटर, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बालदेव किस आश्रम का कार्यकर्ता था? तो रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम। अगला प्रश्न देखेंगे 43 नंबर, पूछा मेरीगंज गांव की सीमा के प्रवेश करते हुए लोग किसकी कोठी देखने के लिए उत्सुक रहते थे? तो सही उत्तर W.G. मार्टिन। अगला प्रश्न, मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो सही उत्तर मार्टिन की पत्नी के नाम। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था? तो इसका सही उत्तर बूढ़ी कोसी। अगला प्रश्न, उपन्यास मेला आंचल में नवाबी तड़पना का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सही उत्तर बूढ़ी कोसी के किनारे ताड़ व खजूर के पेड़ों का जंगल के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर, पूछा मार्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद कहाँ भेजा गया था? तो कांके का पागल खाना। अगला प्रश्न, मेरीगंज गांव में कितने वर्ण के लोग रहते थे? 12 वर्ण के लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा मेरीगंज गांव के पूर्व में किस नदी की धारा बहती है? तो इसका सही उत्तर कमला नदी। अगला प्रश्न, मेरीगंज गांव के लोग कितने दलों में बटे थे? तो 3 दलों में। अगला प्रश्न देखेंगे 51 नंबर, पूछा जब जब धर्म की हानि हुई राजपूतों ने ही उसका रक्षा की है, किसका कथन है? तो ये पंडितों का कथन है। अगला, काष्ठ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मलिक कहाँ के तहसीलदार थे? तो सही उत्तर राजा परसंगा। अगला प्रश्न देखेंगे 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न में पूछा है किसके दादाजी महारानी चंपावती के एस्टेट के सिपाही थे? तो सही उत्तर ठाकुर रामकृपाल सिंह। किस टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता था? तो सही उत्तर आदव टोली में। अगला प्रश्न देखेंगे 55 नंबर, उपन्यास मेला आंचल के शोभन मोची को ढोल पीटने से किस प्रकार की आवाज़ निकलती थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ढाक देना। मेरीगंज गांव में पढ़े लिखों की संख्या कितनी थी? तो कुल 25 लोग थे। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा मेरीगंज गांव के मुख्य फसल की पैदावार इनमें कौन नहीं है? तो धान, इसमें जो सही उत्तर होगा जो, इसमें धान था, पाट था, खेसारी था, जो नहीं था। अगला प्रश्न, अरे भाई सभी काशी चले जाओगे, पत्तल चाटने के लिए भी तो रह जाओ, उपन्यास मेला आंचल में किसका कथन है? तो ये कथन है जो हरगोरी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है क्या डाफाली मियाँ की तरह सूरत बनाई है, कालीचरण को किसने कहा था? तो ये है जो मंगला ने कहा। अगला प्रश्न देखते हैं, महंत साहब का सपना में कौन आया था? तो सदगुरु साहब आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं,
61 नंबर प्रश्न पूछा, उपन्यास मेला आंचल के अनुसार खंजड़ी बनाने में किसी महारत हासिल थी? तो लक्ष्मी दासिन को। अगला प्रश्न, महंत साहब ने भंडारा क्यों दिया था? तो सही उत्तर मलेरिया सेंटर खुलने पर। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा किसने भविष्यवाणी करी थी कि गांव में गिद्ध कौआ उड़ेगा? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जोतकी बाबा। इसको जोतकी काका है भी कहा जाता है और इसी ने भविष्यवाणी का काम करता था, यही जोतकी काका ही। अगला प्रश्न, उपन्यास मेला आंचल के जहाँ मेल तहाँ सर्ग किसका कथन है? तो सदगुरु साहब का। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर, उपन्यास मेला आंचल के वैष्णव जंतो पीर पराई किसका कथन था? तो बलदेव का कथन था। अगला प्रश्न, रामकिशन बाबू का जमाना रामकिशन बाबू के साथ चला गया किसका कथन था? तो छोटन बाबू का कथन। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर, इसमें पूछा है कि मेरीगंज को गांव के लोग किस गांव की तरह बनाना चाहते थे? तो चमन पट्टी की तरह। अगला प्रश्न, उपन्यास मेला आंचल में किसके लिए कहा गया है? जब वकालत करते थे तो बहस करने के समय पुरानी कचहरी की छत से प्लास्टर झड़ने लगता था। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रामकिशन बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर प्रश्न, पूछा रामकिशन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? तो सही उत्तर मलेरिया की वजह से। अगला प्रश्न, क्षुद नदी चली भरी उतराई जस थोड़ी धन खल बोराई किसका कथन था? तो जोतकी काका का। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर, प्यारू किसके पास नौकरी करने आया था? तो डॉक्टर बाबू ने डॉक्टर प्रशांत के पास। अगला प्रश्न, गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी? तो महंत साहब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा हाँ रे बड़ा रे जतन से युगा एक है पौसल माखन दुधवा पिलाए किसके लिए कहा गया है? तो सही उत्तर महंत साहब के लिए। अगला प्रश्न, मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थापन हुआ था? तो प्रशांत कुमार का। अगला प्रश्न देखेंगे 75 नंबर, पूछा सोना यदि कीचड़ में रहे तो उस पर काई नहीं लग सकती, यह वाक्य किस उपन्यास का है? तो ये वाक्य मेला आंचल का है। अगला प्रश्न, उपाध्याय परिवार को डॉक्टर प्रशांत किस नदी के किनारे मिले थे? तो कोसी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा डॉक्टर प्रशांत की मुँह बोली माता का क्या नाम था? तो स्नेहमयी। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा मद्रास के मेडिकल गजट में संपादकीय लिखकर किसका अभिनंदन किया था? तो डॉक्टर प्रशांत कुमार का। अगला प्रश्न, तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थी? तो मिर्गी बीमारी से। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा यह कांग्रेस ऑफिस है बाबा जी का मन नहीं किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मटरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांव के अर्थोदय के मेले में कौन सा रोग फैला करता था? तो सही उत्तर हैजा रोग। अगला प्रश्न देखेंगे, मेला आंचल उपन्यास में अखाड़ा कौन चलाता था? तो अखाड़ा चलाने का काम कालीचरण करता था। अगला प्रश्न, आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से पहचान लेते थे? तो सही उत्तर बावन दास। अगला प्रश्न देखेंगे 85 नंबर, पूछे प्यारो गांव की लड़कियां को क्या कहकर संबोधित करता था? तो दैया। अगला प्रश्न, डॉक्टर बाबू के लिए कमली ने क्या संबोधन किया? माटी का महादेव। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा किसके लिए कहा गया है कि कचहरी में बिना पैर रखे ही केस के बाजी पलट दिया करते थे?
तो सही उत्तर ऑप्शन बी सीसी बाबू हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांव में कपड़ा, तेल और चीनी की पुर्जी बांटने का काम किसे मिला था? तो बालदेव को। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा, किसने कहा था आओ वीरो मर्द बनो अब जहल तुमने भरना होगा? तो सही उत्तर बालदेव। अगला प्रश्न, महिला आंचल उपन्यास के अनुसार 1942 के मूवमेंट के समय किसने कहा था जिंदगी है क्रांति की, क्रांति में लुटाए जा? तो सही उत्तर ऑप्शन बी बालदेव। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा, गांव में कपकपी किसको लग जाती थी? तो सही उत्तर मंगलू हतमा। अगला प्रश्न, कालीचरण का किस खेल में महारत हासिल था? तो सही उत्तर कुश्ती में। अगला प्रश्न देखते हैं। चिचाई की माँ किसको डाइन कहती थी? तो पार्वती की माँ को। अगला प्रश्न, रोज रात को डॉक्टर बाबा साहब क्या लिखते थे? तो केस हिस्ट्री लिखते थे। अगला प्रश्न देखेंगे। इंदिरा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी, जो डॉक्टर प्रशांत जी के पास रहता है, वो कोरे कमली पढ़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे। लाल पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो श्री चिनगारी जी थे। अगला प्रश्न देखेंगे। किसने कहा था कि चिनगारी जी के लिए कि दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं, शायद इसलिए चिनगारी नाम पड़ा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लक्ष्मी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लक्ष्मी पर कौन एक मुक्त छंद लिखना चाहता था? तो सही उत्तर ऑप्शन ए श्री चिंगारी जी लिखना चाहता था। अगला प्रश्न देखेंगे। लिखा है कि किसने कहा था घोड़ करेत का काटा हुआ आदमी ओझा गुनी का मुंह नहीं देख सकता? तो सही उत्तर ऑप्शन सी कमली। अगला प्रश्न, सोशलिस्ट पार्टी में चिनगारी जी ने लाल पताका में किसे ब्लैक प्रिंस कहा था? तो सही उत्तर ऑप्शन बी नौजवान मारवाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा, पानी से ही बीमारी का इलाज करने वाले गांव में कौन आए थे? तो सही उत्तर राम लगीना बाबू। अगला प्रश्न, गांव के हलवाहों, चरवाहों और मजदूरों का नेता कौन था? तो सही उत्तर कालीचरण। अगला प्रश्न देखते हैं। कमली की बनाई हुए चाय का रंग देखकर कौन पहचान जाता था कि चाय कमली ने बनाई है? तो सही उत्तर ऑप्शन ये तहसीलदार साहब। अगला प्रश्न है। एक जमाना था होली में गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया गया था, एकदम नंगा, किसका कथन था? तो सही उत्तर कलरू महतो। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा, पंडित नेहरू जब गांव में चुनावी दौरे में आए थे तो बावन दास को देखकर किस किताब का जिक्र किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा किंग ऑफ द गोल्डन सेवर। अगला प्रश्न, डॉक्टर साहब ने किस सियासी का सुई लगाने के लिए गांव में ढोल पिटवाया था? तो सही उत्तर हैजा का। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है कि रेशमलाल कोयरी ने अपने बेटे को बचाने की खुशी में डॉक्टर साहब को क्या बख्शिश दिया था? तो सही उत्तर गाय। अगला प्रश्न, गांव के लोग किस त्यौहार में मछली का शिकार करते थे? तो सही उत्तर सिखा पर्व, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरीगंज गांव में मछली मारने का सरदार कौन था? तो कालीचरण था। अगला प्रश्न, किसने कहा था गांव का चाल चलन नहीं बिगड़े तो मेरा नाम बदल देना? तो सही उत्तर हो जाएगा सुमृत दास। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है बालदेव जी का काम छूटने के बाद कपड़े, चीनी व किरासन तेल की पुर्जी बांटने का काम किसे मिला था? तो सही उत्तर ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद। अगला प्रश्न, ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगहार, मन के लक्ष्य द्वार किसके लिए कहा गया है? तो ये है जो लक्ष्मी के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 113 नंबर। अखिल भारतीय मेडिकल गजट में किसके रिसर्च की रिपोर्ट छपी थी?
तो सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर प्रशांत। अगला प्रश्न है, पटना की महिला समाज सेविकाओं के किसका नाम पहले आता था? तो सही उत्तर डॉक्टर ममता। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है चरखा सेंटर की मास्टरानी कौन थी? तो सही उत्तर मंगला देवी। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर कहाँ रहते थे? तो तहसीलदार के गुहाल में। अगला प्रश्न है कि सोशलिस्ट कुर्ता किसको कहते थे? तो सोशलिस्ट कुर्ता है जो पंजाबी कुर्ता को कहते थे। और सोशलिस्ट कुर्ता कौन कौन गांव में पहुंचता था, सॉरी पहनता था? तो ये सुंदर, कालीचरण और वासुदेव, ये तीनों पहनते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है किसने जिला कांग्रेस के नेताओं को खबर दी थी कि गांव में जुल्म हो रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी बावन दास। अगला प्रश्न, महिला आंचल उपन्यास में किस मिट्टी को संजीवनी कहा गया है? तो काली मिट्टी को। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है भूख और बेबसी से मरने से अच्छा किस बीमारी से मरने की बात कही गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए मलेरिया। अगला प्रश्न, बड़ जुल्म कैलक अकलवा रे बंगाल मुल्कवा में, इसमें कहाँ के अकाल की बात कही गई है? तो ये बंगाल के बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं 123 नंबर, पूछा है मैं वर्षा में दौड़ दौड़ कर नहाना चाहता हूँ, किसने कहा था? तो ये डॉक्टर प्रशांत कहता है। अगला प्रश्न, जाड़ी विपद में खबर करना आद करना महिला आंचल उपन्यास में यह किसका कथन है? तो ये चलित्र कर्मकार का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं 125 नंबर, अंग्रेजी फैशन वालों का 7 खून माफ है महिला आंचल में यह कथन किसका है? तो ये कथन है जो देवानंद झा का है। अगला प्रश्न, पैसा वाला अधर्म भी करेगा तो वह धर्म ही होगा, यह किसका कथन है? तो खिलावन जादव का। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछे ममता ने कमला के पुत्र को क्या नाम दिया है? तो कुमार नीलोत्पाल। अगला प्रश्न, महिला आंचल उपन्यास में किसने कहा है कि जिसने 3 साल तक जमीन जोता बोया जमीन उसी की होगी? तो सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर प्रशांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांव में चिल काग उड़ेगा महिला आंचल उपन्यास में यह किसका कथन है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा जोतकी जी। अगला प्रश्न, महिला आंचल उपन्यास में किसने कहा था कि चलित्र क्रमकार को न देश से, न गांव से और न समाज से मतलब है? सही उत्तर एसपी बजरंगी सिंह। तो इसमें जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न को आप सब बारीकी से देखिए, नोट करते जाइए। और जो भी हमारे हिंदी के लिए पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे नंबर 9507779621 में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आपको सारे वीडियो का PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। सारे के टॉपिक का क्विज मोड के माध्यम से टेलीग्राम में क्विज होगा और 20 फुल लेंथ टेस्ट भी करा रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 131 नंबर, पूछा यह आज़ादी झूठी है देश की जनता भूखी है महिला आंचल उपन्यास में यह नारा किसने लगवाया था? तो ये नारा है जो कालीचरण ने लगवाया था, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न, महिला आंचल उपन्यास के आधार पर बताइए कि सकलदीप किसकी 10 भरी का सोना चुराकर भाग गया था? तो वो अपना नानी का सोना चुराया था। अगला प्रश्न देखते हैं 133 नंबर, पूछा जात दो ही है एक गरीब और दूसरी अमीर, यह किसका कथन है? तो ये कथन कालीचरण का है। अगला प्रश्न, कोई रिसर्च असफल नहीं होता है डॉक्टर, तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना है, मिट्टी और मनुष्य में मोहब्बत छोटी बात नहीं, यह कथन किसने कहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी ममता ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं, सीधे का अर्थ यदि अनपढ़, अज्ञान और अंधविश्वासी हो तो
वास्तव में सीधे हैं वे। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वह हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे, और तारीख यह है कि तुम ठगी जाकर भी उसकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाएगी। यह पंक्ति ममता को ग्रामवासियों के संदर्भ में कौन लिखता है? तो ये पंक्ति डॉक्टर प्रशांत लिखता है। अगला प्रश्न देखते हैं 136। बोला कि एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। यह कथन कालीचरण ने किसके लिए कहा है? तो ये कथन है जो मंगला के लिए कहा है, मंगला के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा, भाई आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए या 3 रंग का झंडा, थोड़ा सादा, थोड़ा लाल और पीला? यह है तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, इसमें जमींदार है, सेठ लोग हैं, और पासंग मारने के लिए थोड़े किसान मजदूर को भी मेंबर बना लिया गया है। गरीबों को एक ही रंग के झंडे वाली पार्टी में रहना चाहिए। मेला आंचल उपन्यास में यह कथन किसका है? तो ये कथन है जो वासुदेव का है। अगला प्रश्न देखते हैं 138 नंबर। पूछा, रैनो जी ने किसके शारीरिक पुरुष और गठन की तुलना करते हुए कहा है कि उसके शरीर में हाथी दांत जैसा कड़ापन है? तो सही उत्तर सोमा जाट और कालीचरण के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं। यह जो लाल झंडा है आपका झंडा है, जनता का झंडा है, आवाम का झंडा है, इकलाब झंडा है, इसकी लाली उगते हुए आफताब की लाली है, यह खुद आफताब है। इसकी लाली, इसका रंग क्या है? रंग नहीं, यह गरीबों, महरूमों, मजदूरों के खून में रंगा हुआ झंडा है। यह कथन किसने कहा है? तो सही उत्तर कालीचरण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा कि निम्न में से गलत संबंध का विकल्प को चयन करें। कमली डॉक्टर प्रशांत, लक्ष्मी बालदेव, मंगला कालीचरण, फुलिया बालदेव। तो कमली का प्रेम है जो डॉक्टर प्रशांत से था, लक्ष्मी है जो बालदेव से था, मंगला का कालीचरण से था, फुलिया का है जो बालदेव से नहीं बल्कि सहदेव से था। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाता हैं, सुई भोंक कर देह में जहर दे देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है, हैजा के समय कुओं में दवा डाल देते हैं, गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। काला बुखार का नाम पहले कभी लोगों ने सुना था। पूरब मुल्क कामरूप कमिच्छा हासाम से काला बुखार वालों का लहू शीशी में बंद करके यही लोग ले आए थे। आजकल घर घर में काला बुखार फैल गया है। इसके अलावा बिलेती दया में गाय का खून मिला रहता है। यह कौन कहता है? यहाँ बिलेती दवा होगा। इसके अलावा बिलेती दवा में गाय का खून मिला रहता है, यह कौन कहता है? तो ये है जो ज्योतिकी काका जिसको बोलते हैं वही कहते हैं। तो ये थे मेला आंचल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और बेसिक नॉलेज। होप कि ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।